आज तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को पेपर देने से पहले जरूर देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप लोग बहुत ज्यादा नंबर अपना फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ Fe2O3, Fe2O3 + 2Al, ठीक है, गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। अब यहाँ आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो आपकी अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ से Fe2 जो है ना, Fe2 यानी कि 2Fe अलग हो गया है, देख सकते हो यहाँ, ठीक है, उत्पाद में। और यहाँ Al2 के साथ O3 जुड़ गया है, यानी कि Al2 के साथ O3 जुड़ गया है, ठीक है। अब Al2 के साथ O3 जुड़ गया है यानी कि इसका विस्थापन हुआ है, ठीक है। O3 किसके साथ विस्थापित हुआ है, Al2 के साथ, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो विलयन अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक जाता है और 7 से लेकर 14 तक जाता है। लेकिन जो 7 होता है वो उदासीन होता है, याद रखना, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और 7 से नीचे जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक यानी कि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी है 7 से अधिक। तो अब आप लोग बताओ कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसलिए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग यहाँ देखो, लिखा हुआ है पेयजल, जो पीने वाला जल है, ठीक है, को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाली जल में जीवाणु होते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है CuCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो अब आप लोग बताओ कि किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है CaOCl2, ठीक है। याद रखना कि Ca के और Cl2 के बीच में आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है या नहीं करती है, ठीक है। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आप लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता होगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि वो नीचे है हाइड्रोजन से खुद, तो वो कैसे विस्थापित करेंगे, ठीक है। तो इसमें से अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Fe नहीं होता है, Zn जिंक भी नहीं होता है, ये सब काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। Cu एंड Mg भी नहीं होता है। तो आपका इसमें से होता कौन है, वो है कॉपर। कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोजन मतलब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। अब ये सब हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, Fe Zn Mg, तो ये आराम से अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र, यहां आपको बताना कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 6 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर बी है 7 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 8 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर डी है 6 सह संयोजी आबंध है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, आई होप कि आप लोगों को पता होगा,
ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो कार्बन और कार्बन के मध्य एक आबंध है और फिर हाइड्रोजन के 6 आबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब एक यहाँ है, 6 कार्बन के हैं, तो आपका कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये आपका 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें आपके 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ओके, अगला आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। अगर आपको IUPAC नेम लिखना नहीं आता तो आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिससे आप चुटकियों में IUPAC नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को केवल IUPAC नाम के बारे में बताऊंगा और आप बहुत आसानी से IUPAC का नामकरण कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल है, अब एसिटिक अम्ल जो होता है ना उसमें 2 कार्बन होते हैं। अब 2 कार्बन है तो इसलिए एथ होगा, एथेन, और एथेन में ओइक जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं क्योंकि एसिटिक अम्ल खुद पूछा है, एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है। अब आप लोग दिमाग लगाओ ना, मेथेनोइक अम्ल होगा, क्यों? क्योंकि मेथेनोइक अम्ल में 1 कार्बन है, लेकिन हमारा एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है। तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन को क्या कहा जाता है? एथ कहा जाता है। अब एथेन में ओइक जोड़ दो यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये राइट आंसर है। और आप लोग याद रखना, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं इन सबको बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। मैं आपको अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा सिलेबस सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग मेहनत करो बस। ऑप्शन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एलाई यानी कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। एलाई जो है इन चारों में से किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है Na यानी कि सोडियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी है K यानी कि पोटेशियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी है Al एल्यूमिनियम के साथ, या फिर Mg मैग्नीशियम के साथ। तो Li जो है, Li विकर्ण संबंध इन चारों में से किससे दर्शाता है? किस में दर्शाता है जल्दी से बताओ। तो वो दर्शाता है Mg के साथ। किसके साथ? Mg के साथ। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो जो स्वापोषी पोषण होते हैं उनके लिए इन चारों में से कौन सा आवश्यक है? देखो स्वापोषी पोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश तो बेहद ही आवश्यक है। तो अब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो स्वापोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए CO2 और तथा जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सब कुछ चाहिए। तो आपसे अतिलक उत्तरी में पूछ सकता है कि स्वापोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो आप लिख देना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये लिख देना, आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और अतिलक उत्तरी में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जाइलम ऊतक क्या करता है? देखो आपकी 2 चीजें होती हैं। ठीक है, ऊतक आपकी 2 हैं। जैसे आपका जाइलम है, जाइलम तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये तो आपको याद होगा। लेकिन अभी आपका जाइलम है, जाइलम। एक और आपका है वो है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। लेकिन जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है? ये दोनों ऊतक हैं। तो जाइलम जो करता है वो क्या चीज करता है? ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का वहन, ऑप्शन नंबर सी है भोजन का वहन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, भोजन के वहन की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां आप लोग लिख दो चाहे अम्लों का वहन या फिर अमीनो अम्लों का वहन। ठीक है, देखो ऑप्शन चेंज कर दो, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल का वहन। यहाँ आपका एक बार भोजन का वहन है। तो वैसे जो आपका पादप में जाइलम है वो जल का वहन करता है। किसका? जल का। याद क्या रखना है कि जल का वहन करता है, और कोई भी ऑप्शन हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। फ्लोएम भोजन का। तो फ्लोएम अगर पूछे तो आप भोजन बता दें। देखो एफ से होता है फ्लोएम और एफ से होता है फूड। तो फूड का वहन कौन करता है? फ्लोएम। जा से होता है जाइलम और जे से जाइलम और जे से जल भी होता है। ठीक है, जा और जल। ठीक है, बस हो गया, आपको ट्रिक भी पता चल गया। तो ये है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि पराग कोश में होते हैं, जो पराग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वायदल, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडक एंड आपका परागकण। देखो जब आप पुष्प को, जैसे आप गुड़हल का पुष्प तोड़ोगे तो आप लोगों को जो परागकोश होता है उसके अंदर देख लेना क्या होता है, उसके अंदर होता है परागकण, ठीक है। अब ट्रिक यही है कि पराग से होता है परागकोश और पराग से होता है परागकण, तो वैसे आपको थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का कि परागकोश के अंदर परागकण होता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी है डिंबवाहिनी। तो इसमें से जो आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो कौन सा है इन चारों में से। तो काफी आसान क्वेश्चन, देखो अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है और गर्भाशय भी होता है, ठीक है। और यहाँ डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, ये भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। देखो पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया तो वो आपको पता होगा किसने प्रस्तुत किया था, लेकिन जो मतलब मेंडल जी पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किए थे, लेकिन इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था। कितने? 3 नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है स्वतंत्र अभिवन और ये प्रभाविता। पृथक्करण का नियम ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन ये नियम की परिभाषा और ये सारी चीजें पूछ सकता है, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, देख लेना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, बी है ह्यूगो डे व्रिज ने, सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, डी है हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। जॉन ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। मतलब इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए है जल, जल का तो भाई लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है कांच, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। वैसे कांच का तो प्रयोग भाई किया जाता है, जल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर मिट्टी का प्रयोग किया जाता तो वो पारदर्शी नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसकी आप लोगों को क्षमता बताना है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है +0.02 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है -0.02 डायोप्टर। तो अब आप लोगों का इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखो आप लोग समझना, जैसे आप लोगों का 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में है तो आप लोगों का क्या होता है, जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब 1/f, लेकिन अगर आपका सेंटीमीटर में है तो 100/f कर देना। f की वैल्यू आपकी इतनी है तो यहाँ आपका कट जाएगा और यहाँ +2 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है ना उत्तल लेंस में प्लस में होती है। तो यहाँ आपका +2 डायोप्टर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पर आप निशान लगा दो सही का, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन है 15 वाला कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पक्षमावी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अब आप लोग बता सकते हो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन किया जाता है वो पक्षमावी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमावी द्वारा, ठीक है। याद रखना अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो है पक्षमावी द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
ये सारा आप लर्न कर लेना, आज ही आप लोग नोट बनाओ, इसको याद करो, ठीक है। फिर आप लोग हमसे मिलना। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन द्वारा, बी है प्रोटॉन द्वारा, सी है न्यूट्रॉनों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। देखो चालक में मतलब किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां देखो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा है उसको उत्पन्न करने की युक्ति है, ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है हमारा मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की इन चारों में से कौन सी युक्ति है, तो वो हमारे पास है जनित्र। कौन सा है, जनित्र है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIMP कह सकते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको कंप्लीट कर लेना बिल्कुल।